स्वागत है आप सभी का अंतर्दृष्टि एजुकेशन में। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है एमपीपीएससी 2019 की प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स के पेपर वन की। तो जो पेपर वन है वो हुआ था 12 जनवरी 2020 को और 29 जून 2020 को इसका फाइनल रिजल्ट आया था। कुछ क्वेश्चनों के ऊपर विवाद भी हुआ था इस पेपर में, और इस तरीके से जो फाइनल आंसर की आई उसमें कुछ संशोधित जो किए गए क्वेश्चंस के आंसर वो भी किए गए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जो इस सेशन में, इस वीडियो में जो भी टॉपिक हम जो कवर करने वाले हैं वो हैं जैसे कि एग्ज़ाम डिटेल्स और हाईलाइट जो भी एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर की है, और कितना जो कट ऑफ जो रहा है उस चीज़ की भी हम इस वीडियो में बात करेंगे और सॉल्यूशंस देखेंगे सारे थॉरोली। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो एग्ज़ाम डिटेल्स हैं इस पेपर की वो इस प्रकार हैं कि जो जनरल स्टडीज़ का जो पहला पेपर रहता है, इसमें दो पेपर रहते हैं। पहला जनरल स्टडीज़ का पेपर रहता है, उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और जो पूर्णांक रहता है यानी कि टोटल मार्क्स 200 नंबर के रहते हैं। 2 घंटे में हमें सॉल्व करना रहता है ये। और जो दूसरा पेपर होता है वो होता है जनरल स्टडीज़ का ही, लेकिन उसमें जो तर्क शक्ति और बौद्धिक क्षमता जैसे सवाल और आते हैं। और इसमें जो क्वालिफाइंग रहता है वो 40% मार्क्स जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं। इसमें भी जो क्वेश्चंस रहते हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और जो टोटल मार्क्स रहते हैं वो 200 रहते हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग का कोई भी क्राइटेरिया नहीं रहता पेपर में, इसलिए आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले ही क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सेट ए के जो हम बात करने जाएंगे, सेट ए के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया। जो मौलिक अधिकार हमें मिले संविधान में, 7 मौलिक अधिकार जब संविधान लागू हुआ तो, और उसमें से एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया बाद में संविधान संशोधन करके। तो जो कौन सा संविधान संशोधन था वो 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 में जो हुआ उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसी क्वेश्चन से ही हमें मेंस 2018 में भी एक क्वेश्चन आया था कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से क्यों हटा दिया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। मेंस में आ गया और अभी प्री में आ गया इस साल 2019 में क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? दल विहीन प्रजातंत्र से क्या समझते हैं कि ऐसा प्रजातंत्र जिसमें राजनीतिक दलों का जो हस्तक्षेप रहे, राजनीतिक दलों का जो शासन रहे वो ना हो और जनता का ही शासन, जनता सर्वोपरि रहे। तो ये जो विचार था दल विहीन प्रजातंत्र का, इस विचार के जो जनक माने जाएंगे वो माने जाएंगे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने ये सोचा था कि ऐसा प्रजातंत्र लाया जाए जिसमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत ना रहे हमें। लेकिन इसको जो आगे बढ़ाने का जो काम किया है वो किया था जयप्रकाश नारायण जी ने। कुख्यात बिहार का जेपी आंदोलन जो कि चला था, उसमें जयप्रकाश नारायण जी ने इस दल विहीन प्रजातंत्र को आगे बढ़ाया। तो अगर आप ऑप्शन सी और डी दोनों में से किसी एक को लगा के आएंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? फर्स्ट फीमेल इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो कौन थी? तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा वी.एस. रमा देवी, ऑप्शन सी। छोटा कार्यकाल था वी.एस. रमा देवी जी का, लेकिन पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही थी, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वी.एस. रमा देवी। चलिए बढ़ते हैं आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? कैग के जो कर्तव्य रहते हैं उनको निर्धारित करता है कौन सा अनुच्छेद संविधान का? तो जो कैग की जो विशेषताएं हैं, जो भी कर्तव्य हैं और कैग का जो संविधान में उल्लेख है वो
अनुच्छेद 148 में हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो कैग के कर्तव्य दिए गए हैं वो अनुच्छेद 149 में हमें दिए गए हैं। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 149। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था। संविधान पंचायती राज व्यवस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं जो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 1957 में शुरू करी गई थी। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश करी और उसमें पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में बात की, तो उसको संवैधानिक मान्यता प्रदान करने किस समिति ने अनुशंसा की। तो अशोक मेहता समिति ने उसको आगे बढ़ाया और जीवी के राव समिति ने भी उसको आगे बढ़ाया, लेकिन एमएल सिंघवी समिति जो आई उसने इसको संविधान संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्थाओं को संविधान में मान्यता प्रदान करवाई। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, एमएल सिंघवी समिति। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है हमारा कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो कि ग्वालियर में है, ग्वालियर मध्य प्रदेश, और उसी स्टेडियम में जो दोहरा शतक लगाया सचिन तेंदुलकर ने, पहला दोहरा शतक। तो समझ गए हैं आप कि ऑप्शन बी क्रिकेट सही हो जाएगा इसका आंसर। तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध क्रिकेट खेल से है। चलिए बढ़ते हैं आगे 7वें क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई। तो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 2007। तो 2007 में राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 8वें क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है। मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार, तो जो सही ऑप्शन है वो है उसका एकलव्य पुरस्कार। इसके अलावा 2 और पुरस्कार हैं जैसे विश्वामित्र पुरस्कार और विशेष पुरस्कार, वो भी दिए जाते हैं, लेकिन ऑप्शन में हमें केवल एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, एकलव्य पुरस्कार। तो इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा निम्नलिखित में से 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार, मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी से आता है। तो मध्य प्रदेश राज्य में एक और पुरस्कार जो दिया जाता है खेलों के क्षेत्र में वो है विक्रम पुरस्कार, और उनमें से जो दिव्यांग श्रेणी से सम्मानित 2018 में कौन सा खिलाड़ी है। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उसका ऑप्शन ए, सोनू गोलकर। बाकी के जो 3 हैं वो भी विक्रम पुरस्कार के सम्मानित खिलाड़ी हैं, लेकिन जो दिव्यांग श्रेणी से जो आए थे वो सोनू गोलकर। तो इसी के साथ 9वां क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनू गोलकर। तो चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है हमारा मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है। मुस्कान किरार जो एशियन गेमों में, एशियन खेलों में जिन्होंने स्वर्ण पदक मिला था इनको, तो उनका संबंध किस खेल से है। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, तीरंदाजी। तीरंदाजी में इन्हें जो एशियन खेलों में गोल्ड मिला था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, तीरंदाजी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कि सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। सतपुड़ा जो क्षेत्र हैं, सतपुड़ा पहाड़ क्षेत्र, उनमें पश्चिम से पूर्व की तरफ स्थिति जो हैं और उनकी जो श्रेणियां हैं सतपुड़ा क्षेत्र की, तो उनका क्रम हमें क्वेश्चन में बताना है। तो जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बड़वानी की पहाड़ियाँ, उसके बाद महादेव श्रेणी और अंत में मैकल श्रेणी।
तो इस तरीके से जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो सही हो जाएगा। जो सतपुड़ा पहाड़ है वो मध्य प्रदेश के निचले क्षेत्र में से गुजरता है और वहाँ पर ये श्रेणियाँ अलग अलग रूपों में बसी हुई हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि किस नदी की गहरी घाटी खंडभूमि रवांस के लिए विख्यात है। रवांस क्या होता है, जो सकरी जो खाइयाँ रहती हैं उन्हें बोलते हैं रवांस। तो हमें पूछ रहा है कि किस नदी की घाटी गहरी खंडभूमि के लिए विख्यात है। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चंबल। चंबल नदी की घाटी गहरी खंडभूमि के लिए विख्यात है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे, उसका संशोधित नंबर क्या है। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 52 यानी कि 52 जो NH 52 है वो संशोधित नंबर है जो इंदौर से जयपुर को जोड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है। तो किसी भी राजवंश या किसी भी शासन के जो इतिहास पर प्रकाश डालने वाले जो स्रोत होते हैं वो होते हैं उस समय काल में लिखी हुई पुस्तकें, मूर्तियाँ, महल और जो भी कलाकृति हैं वो हमें उस समय के राजवंश के इतिहास के बारे में हमें बताते हैं। इसमें पहला ऑप्शन हम देखते हैं कि पद्मगुप्त का नव शाक चरित्र। तो ये जो पुस्तक लिखी थी वो परमार राजवंश के दौरान ही और परमार राजवंश की जानकारी के बारे में ही लिखी गई है। तो जो अगला ऑप्शन है मेरु तुम की प्रबंध चिंतामणि, ये भी परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालता है। और उदयपुर प्रशस्ति, उदयपुर की जो मंदिर है शिव मंदिर, वो भी परमार राजवंश के इतिहास की देन है। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी जो है वो इसी क्षेत्र से ही है। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, परमार राजा भोज ने। तो परमार वंश की, ये भी एक परमार वंश की देन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है। नॉन ऑपरेटिव एयरपोर्ट। तो खजुराहो का है, जबलपुर का है और ग्वालियर का क्रियाशील है, लेकिन पन्ना का हवाई अड्डा अभी क्रियाशील नहीं है। नॉन ऑपरेटिव एयरपोर्ट की श्रेणी में आता है पन्ना का हवाई अड्डा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, मध्य प्रदेश में पिछली विधानसभा यानी कि 2014-18 के अध्यक्ष कौन थे। स्पीकर, विधानसभा स्पीकर मध्य प्रदेश की जो लास्ट विधानसभा स्पीकर, तो कौन थे ये पूछ रहा है हमें क्वेश्चन में। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है हमारे पंडित कुंजीलाल दुबे। जो पंडित कुंजीलाल दुबे हैं वो हैं हमारे पहले जो स्पीकर 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उस वक्त जो विधानसभा स्पीकर थे, विधानसभा अध्यक्ष, वो पंडित कुंजीलाल दुबे थे। और जो ईश्वरदास रोहाणी वो भी हमारे विधानसभा स्पीकर रह चुके हैं, लेकिन वो पूर्व हमारे विधानसभा स्पीकर रहे थे। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, डॉक्टर सीतासरण शर्मा। ये जो हैं वो पिछली विधानसभा यानी कि 2014-18 के समय विधानसभा स्पीकर थे। तो सही ऑप्शन ऑप्शन सी, डॉक्टर सीतासरण शर्मा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है। नहीं रहा है मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन। तो जो शुरू के जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं, डॉक्टर बलराम जाखड़, रामेश्वर ठाकुर और डॉक्टर
भाई महावीर, ये तीनों ही मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं, लेकिन न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे। तो जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 जो है काफ़ी सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? तो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इन तीनों ही राज्यों की सीमाएं मध्य प्रदेश से छूती हैं, लेकिन जो झारखंड है उसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं छूती। तो जो ऑप्शन सी झारखंड हो जाएगा सही 19वें क्वेश्चन का। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्न में से कौन आयुक्त नहीं रहा है? जो राज्य निर्वाचन आयोग जो बना था उनमें कौन आयुक्त नहीं रहा मध्य प्रदेश में? तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा श्री अवनी वैश्य। वो ऑप्शन सी अवनी वैश्य जो आयुक्त नहीं रहे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपके पास सबसे ज़रूरी चीज़ है वो होना चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको नहीं भी पता हो तो। जो वायरस का क्या मतलब रहता है कि वायरस कंप्यूटर में घुस जाता है और उसके जो भी पार्ट्स, जो भी प्रोग्रामिंग हैं, जो भी चीज़ें हैं उन पर अपना कब्जा कर लेता है, जो भी इंफॉर्मेशन है उन पर कब्जा कर लेता है और उनका अलग अलग तरीके से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जो वायरस रहेगा उसका जो फुल फॉर्म रहेगा वो देखिए आप, इसमें ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं कि आपको पता चल जाएगा। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। तो अपने आप ही पता चल रहा है कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा अंडर सीज यानी कंट्रोल में है इसके, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरल क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि जो अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवाओं को अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है, कहलाता है। जो लाइन है आखिरी लाइन वो पढ़िए कि उनके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है, वैध जो भी उपयोग करता है उनके लिए समस्याएं पैदा करता है। तो प्रोग्रामर तो हो ही नहीं सकता और डाटा भी एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं हो सकता इसमें, और वाइट हैट हैकर ये भी नहीं है, क्योंकि वाइट हैट हैकर ये इस तरीके से अपन समझ सकते हैं। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी क्रैकर। क्रैकर ही रहता है जो डाटाओं को नष्ट करता है और समस्याएं पैदा करता है उपयोगकर्ताओं के लिए। तो ऑप्शन बी क्रैकर सही हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है वो कौन सा है? पहला साइबर लॉ जो ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 IT एक्ट 2000 जो है वो ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तो इसी तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? सरल क्वेश्चन है क्योंकि ऑप्शन इतना सरल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है। तो ऑप्शन डी देखिए आप,
ऑनलाइन चैटिंग। तो ऑनलाइन चैटिंग बिल्कुल किसी भी तरीके से साइबर अपराध नहीं है, आप कर सकते हैं ऑनलाइन चैटिंग। और इसमें जो बाकी के 3 ऑप्शन दे रखे हैं आप समझ सकते हैं, ऑप्शन देख के ही आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर स्टॉकिंग और फिशिंग, ये तीनों ही साइबर क्राइम है। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 24B का ऑनलाइन चैटिंग। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ईमेल पता mark.stol@it-info का डोमेन नेम क्या है। तो जो ईमेल आईडी रहती है उसमें 2 चीज़ें रहती हैं, एक तो रहता है डोमेन नेम और एक रहता है यूजर नेम। जो यूजर नेम रहता है वो रहता है @ से पहले, यानी कि mark.stol ये रहेगा आपका यूजर नेम और it-info ये रहेगा आपका डोमेन नेम। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी it-info आप ईमेल में डोमेन नेम रहता है। तो ऑप्शन सी 25वें का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं है। सिफारिश करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं है। तो प्रधानमंत्री सदस्य रहता है, लोकसभा का अध्यक्ष भी इसके सदस्य रहते हैं और लोकसभा में विपक्ष का नेता वो भी इस समिति का सदस्य रहता है। लेकिन राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति वो इस सभा का सदस्य नहीं रहता। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी राज्यसभा का सभापति, और क्वेश्चन नंबर 26 का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन आप देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है विवादित क्वेश्चन रहा है। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है अध्यक्ष 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करता है, और ऑप्शन बी दे रखा है आयोग के सदस्य 5 वर्षों की अवधि तक पद धारित करते हैं। ऑप्शन सी है सदस्य 5 वर्षों की दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होता। और ऑप्शन डी है हमारा अध्यक्ष या सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन आगे और नियुक्ति के लिए अपात्र होते हैं। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम को और 2018 तक ही पढ़ेंगे तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा सही। लेकिन 2019 में हो गया संशोधन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में। तो जो ऑप्शन इसके जो गलत हो गए वो हो जाएंगे जो ए, बी और सी, ये तीनों ही ऑप्शन मतलब ये तीनों ही कथन सही नहीं है। अध्यक्ष 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करता है, ये भी कथन सही नहीं है। और बाकी के जो 2 ए, बी, सी तीनों ही सही नहीं है कथन, और ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो हमारे आंसर हो जाएंगे ए, बी और सी, तीनों ही हमारे आंसर सही हो जाएंगे। इसमें 27वें में विवादित क्वेश्चन था ये, क्योंकि हाल ही में ये संशोधन हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल द्वारा इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है
कि मानव अधिकार न्यायालयों में जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो बना था उसमें मानव अधिकार न्यायालयों की जो व्यवस्था की गई, उनमें जो मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता यानी कि वकील को विशेष लोक अभियोजक के रूप में निर्देश कर सकती है। तो वो उसको कितना कम से कम वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा हो। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 वर्षों तक उसको प्रैक्टिस में रहा होना चाहिए, तो वो मानव अधिकार न्यायालयों में जा सकता है या कार्य कर सकता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 वर्षों के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम सिविल राइट एक्ट 1955 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध हैं, सभी दंडनीय अपराध हैं। तो जो सही हो जाएगा ऑप्शन वो हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही, जो दोनों ही इसमें ऑप्शन सही हो जाएंगे। संज्ञेय तथा संक्षेपत विचारणीय होता है दंडनीय अपराध, और संज्ञेय तथा अशमनीय भी रहता है दंडनीय अपराध। तो जो क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा उसके दोनों ही ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे, और कोई सा भी भर के आए होंगे तो सही आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 जो है अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह कृत्रिम उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है। शैक्षणिक संस्थान उपग्रह से क्या समझते हैं कि ऐसा उपग्रह जो किसी शैक्षणिक संस्थान यानी कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया है और भेजा गया है। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उसका ऑप्शन डी, सत्यभामा सेट। सत्यभामा जो यूनिवर्सिटी थी उसके विद्यार्थियों और टीचर्स द्वारा ये जो उपग्रह बनाया गया और उसको भेजा गया अंतरिक्ष में। तो 31 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सत्यभामा सेट जो उपग्रह है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी। तो ये नॉक नी सिंड्रोम क्या होता है कि जैसे आपके जो नीज यानी कि घुटने जो होते हैं उनके जो बीच में अगर गैप न हो, अगर आप सीधे खड़े हों और उनके बीच में जो घुटनों के बीच में गैप न रहे तो उसको कहते हैं नॉक नी सिंड्रोम। तो जब आप दौड़ते हैं तो आपके घुटने जो हैं वो मिल जाते हैं, अड़ जाते हैं और आप गिर सकते हैं। तो इसलिए इसमें जो प्रदूषण है, किस प्रदूषण के कारण ये जो सिंड्रोम होता है वो पैदा होता है, तो जो सही ऑप्शन है वो है हमारा फ्लोराइड, ऑप्शन ए। तो फ्लोराइड के कारण ऐसा होता है। फ्लोराइड हमें पानी के जो अंदर हमें पानी में इसकी मात्रा मिल सकती है अगर कहीं पानी में फ्लोराइड रहता है तो। और ये जो पाया गया था फ्लोराइड ऐसा वो झाबुआ साइड में हमें मिला था। तो इससे फ्लोरोसिस करके हड्डियों की बीमारियां भी होती हैं, डेंटेसाइट्स और फ्लोरोसिस। तो ऑप्शन ए फ्लोराइड सही हो जाएगा नॉक नी सिंड्रोम के लिए प्रदूषण। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में, उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में स्थानांतरण। तो उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में स्थानांतरण, तो सही ऑप्शन क्या है, सजात पुष्पी परागण, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 33 का सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है, मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है। तो जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज होती हैं जैसे सी हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई, तो इसी की तरह अन्य भी कंप्यूटर लैंग्वेज होती हैं और उच्च स्तरीय कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं।
तो कोबोल, पास्कल और बेसिक्स ये तीनों ही इस श्रेणी में आती हैं। और तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा, उपरोक्त सभी 34वें का कि सारी भाषाएं जो हैं वो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषाएं हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। यानी कि जो मुंह में जो भी लार ग्रंथियां, जो भी हार्मोन्स जो भी होते हैं, उनसे जो किस चीज का पाचन प्रारंभ हो जाता है। तो जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी। 35 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। उनका ही पाचन मुख गुहा में प्रारंभ हो जाता है। सब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन यूनियन, उसके जो वर्तमान महासचिव हैं वो कौन है। तो जो सही ऑप्शन है वो है एंटोनियो गुटेरेस। ऑप्शन बी सही है इसका। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा। चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा, किंतु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया तथा 2016 में दिल्ली में देहावसान हो गया। चित्रकार जो 1922 मध्य प्रदेश में जन्मे, 1950 में फ्रांस में रहकर कार्य किया तथा 2016 में दिल्ली में देहावसान हो गए। तो कौन से चित्रकार थे। तो वो चित्रकार थे सैयद हैदर रजा, ऑप्शन ए। तो सही हो जाएगा 37वें का ऑप्शन ए, सैयद हैदर रजा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल जो शहर, उसमें इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय स्थित है। सही ऑप्शन 38वें का ए भोपाल हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं 39वें क्वेश्चन की तरफ। 39वां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है 39वां। 39वां क्वेश्चन क्या कहता है कि फुटबॉल विश्व कप यानी कि फीफा 2018 के फाइनल मैच में, जो फाइनल मैच हुआ था क्रोएशिया और फ्रांस के बीच में, तो उस मैच में क्रोएशिया की राष्ट्र प्रमुख अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद रहे और उनका नाम हमको इस क्वेश्चन में बताना है। तो जो फीफा 2018 हुआ था जिसमें फ्रांस विजयी रहा था और रशिया द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था फीफा को, तो उसमें जो क्रोएशिया की राष्ट्र प्रमुख थी वो थी कोलिंदा गर्बर कितारोविच, यानी कि ऑप्शन ए कोलिंदा गर्बर कितारोविच 39वें का सही रहेगा ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय में किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया। अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र को विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया है। तो ये जो मामला था, ऐसे मामले जो होते हैं और उनसे जो संविधान में नए नए जो अधिकार हैं और जो अनुच्छेद हैं वो जुड़ते जाते हैं। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा उसका वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश जो मामला था, तो उससे संविधान के जो अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है हमारा,
ऋग्वेदिक पणी किस वर्ग के नागरिक थे? तो ऋग्वेद में जो पणी जो हैं वो किस वर्ग के नागरिक थे, इसका हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो थे व्यापारी वर्ग के। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो सही आंसर रहेगा इसका 43वें का, कि ऋग्वेदिक पणी जो थे वो व्यापारी वर्ग के नागरिक थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? चंड प्रघोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंड प्रघोत जो थे वो किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो जो सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अवंती राज्य के। तो चंड प्रघोत थे वो अवंती गणराज्य के राजा थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो कहता है कि निम्नलिखित में से तारिक ए फिरोज शाही करके एक बुक है, किताब है, पुस्तक है, तो उसके रचनाकार कौन हैं? ये हमें इस क्वेश्चन में पूछता है। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही। क्यों हो जाएंगे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही? क्योंकि इन दोनों ने ही मिलकर, इन दोनों ने बारी बारी से इस पुस्तक की रचना की है, तारिक ए फिरोज शाही की। तो अगर आप इन दोनों में से, चूंकि ये सिंगल चूजेस क्वेश्चन है, एक ही हमको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो अगर आप दोनों में से किसी एक को भी अगर सिलेक्ट करके आए होंगे तो आपका पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे इसके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 44 वो इस पेपर से जब आंसर शीट लाई गई तो क्वेश्चन नंबर 44 इस पेपर से डिलीट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था वो विवादित क्वेश्चन था और इसी के कारण जो है इसको हटा दिया गया। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से जो पारित हुआ वो किस वर्ष में हुआ था? तो सही आंसर है 1856, ऑप्शन ए। 1856 में ये अधिनियम पारित हो गया और उसके बाद में जो हिंदू विधवा थी उनका पुनर्विवाह संभव हो सका था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? करेवा भू आकृति कैसी रहती है? इस तरह की आकृतियां रहती हैं जो हिमालय के क्षेत्रों में रहती हैं। वो किस क्षेत्र से, हिमालय के किस भाग से में पाई जाती हैं? तो सही ऑप्शन है कश्मीर हिमालय। तो कश्मीर हिमालय में जो क्षेत्र है उसमें इस तरह की करेवा भूमि आकृतियां पाई जाती हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका आंसर 46वें का। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को आप अगर है आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर रखे हो तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं। आप इसके तीसरे नंबर के जो भी हैं सूची 1 के तीसरे जो बिंदु को देखिए आप, उसमें लिखा है कोलार। तो आपने देखी हुई हाल ही में एक मूवी आई थी KGF, यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड्स, यानी कि कोलार के सोने की जो है खदान। तो इसमें जो ऑप्शन देखेंगे आप, ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 47 के ऑप्शन देखिए, तीसरे में केवल एक ही सी ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन सी इस तरीके से हम लगा सकते हैं वैसे इसका। और अगर आपके पास सही में आपको पता हो तो इस तरीके से कालाहांडी में बॉक्साइट और जावर जस्ता व सीसा में, और कोलार सोना और मौसाबनी तांबा के लिए है। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सही आंसर।
चलिए बढ़ते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर रखे हो तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल रहेगा आपके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य दिए गए हैं और उनके सामने जो राज्य हैं जिनमें ये वन्य जीव अभ्यारण्य है वो बताए गए हैं। तो जो ऑप्शन ए देखिए, मुम्बाविका जो कि कर्नाटक में है, बिल्कुल सही। और डालमा झारखंड सही है इसका भी। और कोटी गांव गोवा ये भी सही है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन सी, नैयर छत्तीसगढ़। ये जो ऑप्शन है वो हमारा सही सुमेलित नहीं है। तो जो 48 का सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नैयर छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक, जो 10 वर्ष में होती है जनगणना, उसमें लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशियो भारत में किस भारत में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। किस जो जनगणना दशक में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। तो जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1961 से 1971 के बीच में लिंग अनुपात में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो कि NH यानी कि नेशनल हाईवे से बनता है, तो उसमें ये कहा गया था कि जो हाईवे रहते हैं वो इस तरीके से इंडिया के अंदर जो चतुर्भुज बनाते हैं, तो उसमें बताया गया है कि पूर्वी से पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ती है। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सिलचर एवं पोरबंदर को पूर्वी पश्चिम गलियारा जोड़ता है। तो इस तरीके से ये हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो के समापन की ओर बढ़ गए हम, क्योंकि अगले जो 50 क्वेश्चन हैं वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और स्टे हेल्थी, स्टे होम, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए, और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें सब्सक्राइब करके। थैंक यू वेरी मच।